हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम देखने वाले हैं नवीन राज्यों के उदय के विषय में, जो कि ये हमारा दूसरा पार्ट है। और इसमें हम देखेंगे कि अवधि के बारे में। इसके पहले हमने किसके बारे में देखा है? तो इसके पहले हमने बंगाल के बारे में देखा है। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था, मीन्स जो बंगाल राज्य का जो उदय हुआ वो किस प्रकार से हुआ, ये हमने पढ़ा कि वहाँ कौन कौन जो है शासक आए। और इसके बाद अब अवध के बारे में पढ़ेंगे कि अवध में कौन कौन से शासक शासन करते हैं और किस शासक के काल में कौन सी घटना घटती है। तो इस तरीके से हम आगे इसे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि पहले हम पिछला देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल। तो हमने पढ़ा था कि बंगाल प्रांत के विषय में, कि बंगाल में किस तरीके से जो है सबसे पहले जिन्होंने जो है बंगाल के नवाब जो थे मुर्शीद कुली खां, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें सबसे मीन्स इन्हें संस्थापक के रूप में जानते हैं। इसके बाद इनके दामाद आते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कुछ समय तक जो है ये भी अपना जो है कार्यभार संभालते हैं और अलीवर्दी खां को ये बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त करते हैं। फिर अगेन इनके बाद आते हैं सरफराज खां। अच्छा, सरफराज खां के बाद भी हमने बात किया है कि सरफराज खां क्या करता है, जो अलीवर्दी खां रहते हैं उनकी गिरिया में क्या कर देता है, हत्या कर देता है। मीन्स सरफराज खां नहीं, मीन्स अलीवर्दी खां जो है वो सरफराज की हत्या कर देता है और इसके बाद खुद जो है बंगाल का नवाब बन बैठता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है सिराजुद्दौला किस प्रकार से आते हैं। और सिराजुद्दौला जो थे उनके समय में ही क्या हुआ था, क्योंकि उनका कार्यकाल था 1756 से 57। तो उसी समय क्या घटना घटी थी? घटना घटी थी प्लासी का युद्ध। यानी क्या घटा था? प्लासी के युद्ध के विषय में जो है हमने बात किया था। प्लासी का युद्ध हुआ और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और मीन्स क्या थे, सिराजुद्दौला थे। और इन्हें क्या हुआ कि मीर मदान मोहनलाल इनके साइड से जो है कोई कुछ फ्रांसीसी थे। तो सब लोग जो है मिलकर जैसे युद्ध में एक साथ ही संगठित होकर गए। और मीर जाफर जो कि ये बहुत थोड़ा दुष्ट किस्म का था, इसने जो है क्या किया कि इन लोगों को दे दिया धोखा, जिसके कारण वहाँ पर मीर मदान जो था वो मारा गया, युद्ध में ये मारा गया। और यहाँ से इसके बाद नवाब भागकर कहाँ पहुँच गए? भागकर ये पहुँच गए मुर्शिदाबाद। लेकिन जो मीर जाफर था, मीर जाफर का लड़का वो तो और खतरनाक था। उसने जो है इनका कर लिया पीछा, यानी जो सिराजुद्दौला थे उनका पीछा कर लिया और पीछा करते करते पहुंच गया वो, और वहां पर जो है उसने कर दिया कत्ल इनका। तो इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। तो मीर जाफर की ये जो गद्दारी थी, जिसकी वजह से इसमें जो है काफ़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अंग्रेज इससे खुश होते हैं और इसे बना देते हैं क्या? शासक बना देते हैं। अच्छा, इसे शासक बना देते हैं। फिर इसके बाद शासन करते हैं मीर कासिम, अगेन फिर आते हैं मीर जाफर। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। और जो है इसके बाद में जो है एक निजामुद्दौला जो है ये शासन करते हैं। फिर बंगाल में 2 शासन लागू होता है, इलाहाबाद की जो 2-2 संधियाँ होती हैं। तो इन सब विषय में हमने जो है पढ़ लिया है। तो अब हम आगे देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, आगे अवध के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर हम अवध के बारे में देखते हैं कि अवध में ऐसा क्या था। अवध में मतलब किस प्रकार से शासक आए, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अच्छा, अवध जो है उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था बफर राज्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जो है आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अपने दिमाग में बैठा भी लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अवध को कहा जाता था बफर राज्य, और ये अंग्रेज़ों व मराठा राज्यों के बीच में क्या था, स्थित था। अच्छा, एक चीज़ और है, अवध के विषय में एक चीज़ और कहा जाता था कि ये जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से पूरब में कर्मनासा नदी तक इसकी जो सीमा थी वो उतना फैला था। और इसके जो सबसे पहले शासक आते हैं, सबसे पहले शासक कौन आते हैं? तो सबसे पहले शासक आते हैं सादत खान बुनहानुल। तो इनका जो है बुनहानुल जो था, ये इनका क्या था, ये इनकी उपाधि थी, ये इनके नाम में नहीं था, इन्होंने बाद में ये उपाधि ली। तो बुनहानुल की जो है इन्होंने उपाधि ली, और सादत खान जो था ये इनका नाम था। तो इनका शासन कब से कब तक था? तो इनका शासन जो था वो 1722 से 1739 तक था।
और एक चीज़ है कि सादत खान जो थे, इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मीन्स बंगाल की स्थापना ये सादत खान ने ही किया था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था। स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान बुरहानुल ने किया था। और इनको जो मीन्स इनसे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आंसर जो है मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम ये चीज़ अब आसानी से बता सकते हैं। और ये ईरानी सरदार थे। ये क्या थे? ईरानी सरदार थे। और एक चीज़ जो सब बहुत अच्छी बात है और जो है आपको याद रखना भी ज़रूरी है, इन्होंने फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मीन्स अवध की जो राजधानी है वो है लखनऊ। तो इस टाइम पे लखनऊ है, लेकिन इसके पहले क्या थी? लखनऊ के पहले जो थी वो थी फैज़ाबाद। तो फैज़ाबाद इन्होंने राजधानी बनाई और 1720 में ये बयाना का फौजदार बना था। और आगे हम देखते हैं तो आगे जो है इसने सैयद बंधुओं के षड्यंत्र में भाग लिया। सैयद बंधुओं के षड्यंत्र में इसने भाग भी लिया और इसे जो है सैयद बंधु जो हैं खुश होकर क्या करते हैं, इसे पंच हजारी व सप्त हजारी का मनसब देते हैं। तो इस प्रकार से इसने जो है सैयद बंधुओं के षड्यंत्र में भाग लिया था और उसे पंच हजारी व सप्त हजारी मनसब मिला था। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और 1720 से 22 तक जो है ये आगरा का गवर्नर बना रहा, जिसका शासन इसने अपने नवाब नीलकंठ नागर द्वारा मतलब चलाया। इसके शासक कौन थे? इसने जो है मतलब जिसका शासन इसने किसके द्वारा चलाया है? नीलकंठ नागर के द्वारा। तो ये भी नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि नीलकंठ नागर के द्वारा इसने शासन चलाया। और एक कथन और है जो कि आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नादिर शाह उसी टाइम पे आक्रमण करते हैं और दिल्ली पर कर लेते हैं अधिकार। और क्या होता है फिर? नादिर शाह जो है इसे बुलाते हैं, सादत खान को नादिर शाह बुलावा भेजते हैं और सादत खान क्या कर लेता है? ये जहर खाकर अपनी जान दे देता है। तो इस प्रकार से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि नादिर शाह का आक्रमण उसी समय हुआ था और ये दिल्ली पर अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया था नादिर शाह ने। और इन्होंने सादत खान को बुलाया, लेकिन सादत खान जाने के बजाय क्या कर लेता है? जहर खा के हत्या कर लेता है। मीन्स अपनी आत्महत्या कर लेता है। हत्या नहीं, आत्महत्या हम कहेंगे। अच्छा, आप देखते हैं सफदर जंग। सफदर जंग जो था ये जो है कौन था? इसने मीन्स सादत खान की एक पुत्री थी। उसका कोई पुत्र तो था नहीं, उसकी एक पुत्री थी जिसका विवाह वो किससे कर देता है? सफदर जंग से। सफदर जंग से कर देता है। सफदर जंग उसका रहता है भतीजा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? ये रहता है भतीजा। तो भतीजा रहता है तो इस मीन्स ये क्या हो जाता है कि आगे के शासन जो है उत्तराधिकारी के रूप में यही संभालता है सफदर जंग। तो सफदर जंग का जो नाम था वो जो है अबुल मंसूर खां था। तो इस प्रकार से उसने मीन्स शासन किया 1739 से 1754 तक। ये काफ़ी समय तक जो है इसने शासन किया। और सफदर जंग ने 1754 ईस्वी में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को अशांति का सामना नहीं करने दिया। मीन्स इनके बीच जो है वो सहमति बनाए रखा। और इसने क्या किया कि जो जमींदार थे जो बहुत ज़्यादा लगान वसूलते थे, उनसे क्या किया कि अपने जो है एरिए में मीन्स जितना इसका क्षेत्र था उस एरिए में इसने एक फिक्स जो है लगान लगा दिया, जिससे जो जमींदार थे वो मनमानी लगान ना वसूल करने पाए। तो इस प्रकार से इसकी कुछ घटनाएं थी, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। और इस सफदर जंग एक काम और बहुत अच्छा किया था। उसने क्या किया था? उसने जो है हिंदुओं और मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा भेदभाव कुछ नहीं किया था। और इसके समय में एक चीज़ था कि नौकरी, यानी कि जो नौकरी हम अभी भी लेते हैं और इसमें आरक्षण वगैरह देखने को मिलता है, तो इस तरीके से नौकरी में इसने भेदभाव नहीं किया। यानी हिंदू हों या मुस्लिम हों, इन दोनों लोगों को बराबर इसने नौकरी की जो है पूरा निष्पक्षता की नीति अपनाई थी। और इसने जो है एक अपने दरबार में एक काफ़ी बड़े पद पर एक हिंदू को नियुक्त किया था।
तो इस तरीके से इसके काम भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कुछ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके समय में न्याय की बहुत ज़्यादा मीन्स डिमांड थी कि अगर न्याय जो है वो बहुत अच्छे से दी जाती थी, बहुत उचित व्यवस्था थी न्याय देने की, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो कि सफदर जंग के पुत्र रहते हैं, वो उत्तराधिकारी बनते हैं। तो शुजाउद्दौला के इसके बाद कार्यकाल स्टार्ट होता है, जो कि 1754 से 1775 तक चलता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि शुजाउद्दौला जो थे उनके जो है समय में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और शुजाउद्दौला किसके साथ होते हैं? अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। तो इस प्रकार से पानीपत के युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक चीज़ है कि शाह आलम द्वितीय जो कि मीन्स दिल्ली के सम्राट थे, उनका भी इन्होंने साथ दिया। तो इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हैं। और आगे होता है मीर कासिम। देखिए, मीर कासिम व शाह आलम द्वितीय के साथ बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़ा था। तो ये चीज़ अभी हमने बताया। तो इस तरीके से आप पूरा ध्यान में रख सकते हैं। एक चीज़ और है, शुजाउद्दौला जो था वो वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 में बनारस की संधि कर लेता है। तो बनारस की संधि जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए बनारस की संधि को आप विशेषकर ध्यान में रखिएगा ज़रूर। बनारस की संधि में होता क्या है? होता ये है कि इलाहाबाद और जो कड़ा का ज़िला होता है वो नवाब जो है 50 लाख रुपए में बेच देता है। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं बनारस की संधि में जो 1773 ईस्वी में होती है। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान में रखिएगा कि किसके बीच हुई है? वारेन हेस्टिंग की। तो इस तरीके से वारेन हेस्टिंग के साथ जो है बनारस की संधि 1773 में होती है। नेक्स्ट है आसफउद्दौला जो थे, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। इन्होंने कब से कब तक शासन किया है? तो 1775 से 1779 तक शासन किया है। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बस उतना बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक्सेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है यूपीएससी की, आपको फैक्ट समझना है। और जो है आपको सिर्फ चीज़ें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पे टिक करना है। तो आपको मीन्स बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं, लेकिन क्या है कि जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं इन सबको आपको, डेट हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक चीज़ और है कि मुहर्रम मनाने के लिए 1784 में इसने क्या किया? लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया था, और जिसमें क्या है, स्तंभों का उपयोग नहीं किया गया। अच्छा, जो लखनऊ आए होंगे उन्होंने इमामबाड़ा देखा भी होगा। इमामबाड़ा बहुत ही खूबसूरत बना है। तो इस तरीके से आप अगर लखनऊ आए होंगे तो आपने देखा होगा इमामबाड़ा। तो चलिए एक चीज़ और है आसफउद्दौला के बारे में, किसने जो है फैज़ाबाद में जो है मीन्स जैसे इसके पहले जब सादत खां आए थे तो उन्होंने फैज़ाबाद को राजधानी बनाया था। और आसफउद्दौला जब आते हैं तो ये क्या करते हैं? फैज़ाबाद से अपनी राजधानी को कहाँ ले जाते हैं? लखनऊ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि आसफउद्दौला जो हैं उन्होंने राजधानी लखनऊ स्थानांतरित किया था फैज़ाबाद से। तो नेक्स्ट आते हैं वज़ीर अली आते हैं 1797 से 1798 तक। ये शासन करते हैं 1797 से 1798 के बीच, और अवध के नवाब बनते हैं। तो इस तरीके से आप इनके बारे में इतना ही जानिए कि इनका कार्यकाल कब रहता है। तो इनका कार्यकाल रहता है 1797 से 1798 तक। तो नेक्स्ट आते हैं सादत अली खां। ये आते हैं 1798 से 1814 ईस्वी तक। 1798 से 1814 ईस्वी तक आते हैं। और अंग्रेज़ों को इलाहाबाद का ज़िला जो है इनको देना पड़ जाता है, और ये दे देते हैं। और फिर इसके बाद ये क्या करते हैं? 1801 में यानी 14 तक ये रहते हैं। 1801 में इनके साथ एक घटना और होती है, ये बेले जली की सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। जो बेले जली के सहायक संधि होते हैं इसे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहीं पर बेले जली इन्हें राजा की उपाधि देता है। तो इस प्रकार से ये इतना आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं आता है।
अब आता है नेक्स्ट आता है गाजी उद्दीन हैदर अली खां। गाजी उद्दीन हैदर अली खां 1814 से 27 तक ये शासन करते हैं। और हेस्टिंग्स ने 1815 ईस्वी में इसे क्या बादशाह की उपाधि दी। यानी हेस्टिंग्स ने गाजी उद्दीन हैदर अली खां को किसकी उपाधि दी थी? बादशाह की उपाधि दी थी। बादशाह की उपाधि दी थी हेस्टिंग्स ने। तो ये भी स्टेटमेंट याद रखना है। और गाजियाबाद, गाजी उद्दीन हैदर अली के नाम पर ही गाजियाबाद का नाम गाजियाबाद पड़ा है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि गाजियाबाद का नाम किस अवध के नवाब के नाम पर पड़ा या किस शासक के नाम पर पड़ा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में, जो कि यहाँ के अंतिम शासक होते हैं, अंतिम नवाब होते हैं। कहाँ के? अवध के ये अंतिम नवाब कहे जाते हैं। और ये कह लें कि इनकी मतलब टाइमिंग क्या होती है? 1847 से 56 तक ये कार्य करते हैं, यानी कि अपना शासन या कार्यभार अपना संभालते हैं। इन्हें अंतिम नवाब कहा जाता है, मीन्स अंतिम नवाब ही रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने, क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो, ये भी पूछा जा सकता है कि किस रिपोर्ट के तहत? तो आउटरम की रिपोर्ट के तहत क्या करते हैं? इन पर कुशासन का आरोप लगा देते हैं। यानी कि कुशासन का मतलब ये हुआ कि खराब तरीके से शासन करना, जिससे क्या होती है? पब्लिक, यानी कि जो आपकी जनता है वो आपसे नाखुश है, या आपके कुछ गलत कार्य चल रहे हैं, जैसे कि मीन्स आप एक्स्ट्रा लगान वगैरह ले रहे हैं जिससे आपकी जनता नाखुश है, या फिर न्याय सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से कुशासन का आरोप लगाकर इसने जो है इनसे जो है क्या कर लिया? सत्ता को हथिया लेता है। तो आउटरम की रिपोर्ट आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही मस्ट है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसकी रिपोर्ट पर लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह से उनकी गद्दी वापस ले ली थी। इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे क्या? आउटरम की रिपोर्ट। अच्छा, इसके बाद एक स्टेटमेंट और है जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध के नवाब थे ब्रिजिस कादिर जो थे वो अवध के नवाब थे। और ये क्या थे? ये कौन थे? ये थे वाजिद अली शाह के क्या थे? पुत्र थे। ये पुत्र थे वाजिद अली शाह के। तो इस प्रकार से हमारा जो है अवध के जितने शासक हैं हमने इनके बारे में आपको पूरी तरीके से बता दिया है। आगे हम पढ़ेंगे जाट के बारे में, क्योंकि जाट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जाट का एक अपना अलग जो है एक राज्य उदय होता है, एक प्रांत बनता है जाटों का। तो वो किस तरीके से शासन करते हैं, किस तरीके से सत्ता में आते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जाट जो थे वो कहाँ के निवासी थे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जाट मूलतः दिल्ली, आगरा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये क्या करते थे जाट? अच्छा, जाट जो थे वो वहाँ के कृषि कार्य करने वाले थे, जमींदार समझ लीजिए आप उन्हें, या फिर इस तरीके से ये कार्य करने वाले थे। लेकिन औरंगजेब जब शासन में थे उस टाइम पर क्या होता है कि जाट जो है इनकी नीतियों के विरुद्ध हो जाते हैं। यानी औरंगजेब की जो नीतियाँ थी इन्हें पसंद नहीं आती हैं, जिसकी वजह से जाट क्या करते हैं? ये विद्रोह करने लगते हैं। तो इस तरीके से जाटों के जो है विद्रोह शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले जो विद्रोह जाटों में करते हैं उनका क्या नाम होता है? गोकुल जो होते हैं वो सबसे पहले जो है विद्रोह करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जाटों में सबसे पहले जो जाट का विद्रोह करते हैं, मीन्स जाट जो विद्रोह करते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको बता दिए हमने कि क्या है, नाम है इनका गोकुल जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले विद्रोह किया। इसके बाद कई लोग विद्रोह करते हैं। तो इसके बाद विद्रोह करते हैं राजा राम व रामचेरा, दोनों लोग मिलकर विद्रोह करते हैं। और इसके बाद फिर शासक मतलब जो जाटों का नेतृत्व होता है, जो शासन होता है, वो किसके हाथ में आ जाता है? चूड़ामन के हाथ में। चूड़ामन ये 1690 से 1621 तक ये जो है अपना शासन करते हैं। तो 1700 ईस्वी में ये भरतपुर राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चूड़ामन ने किया था। ये याद रखना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और इसने क्या किया? इसने लास्ट में आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार से ये भी स्टेटमेंट ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
तो नेक्स्ट इनके बाद आते हैं बदन सिंह। बदन सिंह आते हैं, तो बदन सिंह क्या करते हैं, ये पहले शक्तिशाली सेना बनाते हैं, बहुत शक्तिशाली अपने सेना का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस से शक्तिशाली अपनी सेना को ही समझते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि जब हमारी सेना शक्तिशाली होगी तो अगर कोई हम पे जो है हमला करेगा या कुछ भी ऐसा होगा तो उससे मुकाबला ये कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा बल कहाँ दिया, सबसे ज़्यादा बल दिया सेना के ऊपर। और ये इनके एक काम और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ये 4 स्थानों पे दुर्ग बनवाते हैं। दुर्ग मतलब एक किला बनवाते हैं, जैसे इसका नाम क्या क्या है, दीग में बनवाते हैं, कुबेर में, भरतपुर में और बेद में। तो ये 4 स्थान ऐसे हैं, दीग, कुबेर, भरतपुर, बेद। तो ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने क्या बनवाया था, दुर्ग बनवाया था। तो इनके बाद आते हैं सूरजमल। अच्छा, इनके बाद सूरजमल आते हैं। तो सूरजमल कब आते हैं, 1756 से 1763 तक। तो और इन्हें क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून के नाम से ये जाने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनका कार्यकाल कब से कब रहता है, 1756 से 63। सूरजमल कब आते हैं ये बदन सिंह के बाद। तो इस तरीके से आपको ये इतना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी इनके बारे में एक कहावत और थी जो याद आ गई, अब उसे हम बता दे रहे हैं कि ये पानीपत के तृतीय युद्ध में, जब पानीपत का जो मतलब तीसरा युद्ध था, तो इन्होंने मराठों के साथ सहयोग करने के लिए जो है ये सूरजमल ने सोचा कि हम मराठों के साथ अपना सहयोग देंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में। लेकिन क्या होता है कि इनका सदस्य राव भाऊ से जो है हो जाता है मतभेद, और मतभेद के कारण ये क्या कर लेते हैं, खुद को पानीपत के युद्ध से अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आप जो भी जैसे भी मतलब अगर थोड़ा सा किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगर उनको लड़ना है तो वो आपस में ही टकरा जाते थे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिसके कारण ही इतने दिन तक अधीन रहना पड़ा अंग्रेज़ों के। तो ये भी हमारे जो है स्वतंत्रता में ये बहुत बड़ी बाधा थी कि लोग सिर्फ अपने अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते थे, वो किसी के साथ जो है किसी के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम नहीं समझते थे। जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती थी, जिस शासक के ऊपर जब प्रॉब्लम आती थी, तब वो सोचते थे काश वो सामने वाला मेरे साथ दे दे। तो यही प्रॉब्लम हर किसी के साथ थी कि जैसे जिसको अंग्रेज़ों का संरक्षण मिल रहा है, वो भाई अंग्रेज़ों से टक्कर लेता नहीं था, चाहे वो गलत कर रहे हों, चाहे वो किसी के साथ सही कर रहे हों। तो इस तरीके से इन्होंने कर लिया था खुद को अलग, यानी सूरजमल जी ने अपने आप को कर लिया अलग। और इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और फिर स्थिति आपको पता ही है। तो नेक्स्ट आते हैं जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आते हैं 1764 ईस्वी में और 68 तक की अपने कार्यकाल में रहते हैं। और इसके बाद कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से अंतिम में कौन आते हैं, अंतिम में आते हैं रणधीर सिंह। आप नाम याद रखिएगा, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह आते हैं। तो रणधीर सिंह क्या करते हैं, ये जो है अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाट पढ़ लिया, अवध पढ़ लिया और इसके पहले आपने बंगाल पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से अब आगे आप पढ़ेंगे सिख, और सिख के बाद आप पढ़ेंगे मराठा, जो कि ये काफ़ी बड़े बड़े हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। और इसी में आप पंजाब को भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। और फिर हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, केरल, इन सबको भी थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रखते चलेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा हम जो है थोड़ा थोड़ा बताएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर इसमें और चले गए क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा खींचना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। अब अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो या कुछ भी आपको पूछना हो, दूसरी चीज़ें भी पूछनी हो, तो भी आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। और कमेंट ज़रूर किया करिए, तो कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करें।